नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राजनीति रिश्तों को नहीं जानता। कम से कम इस बात को आप महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसे देखकर तो कह ही सकते हैं। महाराष्ट्र में सीटें 288 और दोनों गठबंधन में आप जानते हैं 3-3 दल, और दोनों गठबंधनों में आधे आधे दल शिवसेना के, दोनों गठबंधनों में आधे आधे दल एनसीपी के, एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व देती हुई और दूसरी तरफ बीजेपी। ये 6 दल मिलकर 288 सीटों पर लड़ेंगे और जिस भी गठबंधन को जितना आएगा सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि आपस में एका तो जरूरी है ना, लेकिन ऐसा हुआ कहां? आपस में पहले लड़ाई होगी, उसके बाद सामने वाले से होगी। महायुति बोलते हैं महाराष्ट्र में एनडीए को, तो महायुति ने 288 सीटों पर 292 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक तो 4 ज्यादा खड़े हो गए हैं, यानी कि एक ही दल से, एक ही गठबंधन से 2 उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा कई सीटें हैं जहां पर गठबंधन वाले ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उम्मीदवार ज्यादा और एक दूसरे के खिलाफ। तो पहले तो आपस में लड़ लें, उसके बाद सामने वाले से लड़ेंगे। अगर मान लीजिए महायुति यानी कि एनडीए ने महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 292 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, तो एमवीए यानी कि वहां जो इंडिया गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, वो तो एक कदम आगे है। वहां उन्होंने 8 उम्मीदवार ज्यादा खड़े कर दिए हैं। 288 सीटों के लिए 296 उम्मीदवार एमवीए से हैं, यानी कि कई सीटें ऐसी हैं जहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है। 5 साल बाद मौका आता है, लिहाजा लड़ना तो पड़ेगा ही। ये मौका हाथ से गया तो फिर 5 साल इंतजार। तो सियासत कर क्यों रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए ही तो कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोगों के काम कैसे करेंगे चुनाव जीतकर? ये प्रश्न है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सीट संख्या होती है वो तो बड़ी सीमित होती है, तो क्या उसी हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं पालनी चाहिए? अब बात महत्वाकांक्षाओं की हो रही है तो फिर इंतज़ार कीजिए कि किसकी महत्वाकांक्षा, जो नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है 3 तारीख, उसके बाद तक कायम रहती है और कितनों को बिठा दिया जाता है, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी है। लेकिन बात महत्वाकांक्षाओं की हो रही है तो फिर बारामती में जिस तरह से महत्वाकांक्षाएं उफान मार रही हैं, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव का सबसे बड़ा, यूं कह लें कि कहानी वहीं घटित होता नजर आ रहा है। पवार परिवार के भीतर की जो कहानी है वो केवल बारामती की कहानी नहीं, केवल महाराष्ट्र की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के लोगों में इंटरेस्ट है, सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार बारामती में होने क्या जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि बारामती में ये राउंड 2 है। राउंड 1 तो हो गया, आप जानते हैं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले, जो कि वहां की सिटिंग एमपी थी, उनके खिलाफ अजीत पवार, भतीजे शरद पवार की, आपको याद होगा किस तरह से पार्टी टूटी और तोड़ करके अजीत पवार चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ और वहां डिप्टी सीएम बने। तो अजीत पवार ने बारामती सीट से अपनी बहन के लिए कोई हरी झंडी नहीं दिखाई थी, उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार बनाम सुप्रिया सुले, और कहा गया पवार तो सुनेत्रा है, लेकिन सुप्रिया सुले आखिरकार शरद पवार की बेटी हैं और उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 की अपेक्षा करीब 50,000 वोट ज़्यादा आ गए और वो सीट सुनेत्रा पवार से सुप्रिया सुले ने 1.5 लाख मतों से जीता। तो राउंड 1 तो खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव शरद पवार के पक्ष में गया। अब सवाल तभी से उठने लगा कि बारामती की लोकसभा सीट से तो सुप्रिया सुले चुनी जाती हैं, बारामती की जो विधानसभा सीट है उससे कौन चुने जाएंगे?
आखिरकार कौन है वहाँ से, तो अजीत पवार है वहाँ से विधायक। और अजीत पवार विधायक बेखौफ हमेशा से जीतते आ रहे थे, क्योंकि पीछे शरद पवार चाचा खड़े थे और उनकी बदौलत 7 या 8 बार लगातार बारामती से अजीत पवार जीतते चले आए। अब तो कोई फिक्र होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिक्र तो है, क्योंकि लोकसभा में बारामती से अपने चाचा को ही चैलेंज किया, अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा कर अजीत पवार फंस गए। और जो वो फंसे तो उन्हें चिंता सताई कि भले ही मैं राज्य में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर हूँ, उप मुख्यमंत्री हूँ, भले ही मेरी अपनी पार्टी हो गई है, हमेशा से मैं चाहता था कि एनसीपी अपने ढंग से चलाऊं, ये चाचा जी हैं कि रिटायर ही नहीं होते थे, हमेशा मैं चाहता था कि एनसीपी की पहचान मैं बनूं, अब वो भी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो न केवल डिप्टी सीएम बने, बल्कि चुनाव आयोग में जो मामला चला कि भाई ओरिजिनल पार्टी किसकी, तो घड़ी छाप उन्हें ही दे दी गई, तुतारी छाप दे दी गई शरद पवार को। जो आदमी तुतारी बजाता है उस तरह का एक छाप उन्हें मिल गया, और घड़ी छाप जो पुरानी 1998 से सिंबल है एनसीपी की, वो अजीत पवार को दे दी गई। तो सब कुछ अजीत पवार को दे दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। और अब विधानसभा चुनाव जब दस्तक देने लगे तो फिर शरद पवार ने वो चाल चली जिसकी कल्पना भी अजीत पवार ने नहीं की थी। उनके भतीजे ने उनके खिलाफ बगावत की थी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी। तो व्यवस्था कुछ ऐसी की गई कि अजीत पवार के खिलाफ अजीत पवार के भतीजे बगावत करेंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो तो नहीं करते, और वो जो करते हैं वो कभी नहीं कहते, तो उनके बारे में तो यही है कि वो क्या करेंगे किसी को पता ही नहीं चलता। और उन्होंने चुपचाप खामोशी से पहले तो सुप्रिया सूले के चुनाव को निकाला और बारामती से अपनी बेटी को सांसद बनाया। उस सीट से वो खुद भी चुनकर आते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये कि अगर बेटी चुनाव जीत जाती है तो फिर जो किया गया है उसे सूद सहित लौटाना तो पड़ेगा ही, और अब व्यवस्था कर ली गई है। और ये देखिए किस तरह का दिलचस्प फैमिली ड्रामा हो गया यहाँ पर। पवार परिवार पूरे देश में जाना जाता है, वो केवल महाराष्ट्र या बारामती में ही जाना जाता हो ऐसा तो है नहीं। शरद पवार के बारे में चाहे वो लखनऊ हो, पटना हो, कोलकाता हो, जयपुर हो, भोपाल हो, कर्नाटक हो, चेन्नई हो, हर जगह जाना जाता है। तो पवार के बारे में अगर सब कोई जानते हैं तो पवार की सियासत को भी जानते हैं। वो कभी हारते नहीं हैं, और उन्हें अब बदला लेना था। उन्होंने अजीत पवार के भाई श्रीनिवास, उनके बेटे युगेंद्र, उसको चुना। अजीत पवार के खिलाफ खड़ा होने के लिए उन्होंने अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे को चुना। युगेंद्र पवार नाम है उनका, 30-32 साल के युवा, और रिश्ते में शरद पवार के पोते। पोते कैसे? तो शरद पवार के अपने बड़े भाई अनंत राव पवार के 2 बेटे अजीत पवार और श्रीनिवास पवार। अजीत पवार बड़े, श्रीनिवास पवार छोटे। श्रीनिवास के बेटे युगेंद्र पवार, और युगेंद्र पवार को शरद पवार ने अपनी पार्टी की टिकट पर बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उतार दिया। नॉमिनेशन पर्चा दाखिल हो चुका है। दोनों चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि इस बार चाचा भतीजा वाला जो मामला है उसमें किरदार बदल गए। पहले शरद पवार और अजीत पवार थे, अब अजीत पवार और युगेंद्र पवार हैं, और शरद पवार दूर से मुस्कुरा रहे हैं। अजीत पवार बनाम युगेंद्र पवार, चारों तरफ यही चर्चा चल रही है। युगेंद्र पवार तो बस आए हैं राजनीति में, अजीत पवार तो 8 बार वहां से विधायक जीत चुके हैं, तो फिर इस बार तो वही जीतेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मामला थोड़ा हिला हुआ है, क्योंकि युगेंद्र पवार के पीछे खड़े हैं शरद पवार।
बारामती को जिन्होंने अपने हाथों से पिछले 6 दशकों में सजाया संवारा और शुगर बेल्ट की सबसे धनी जगह बनाया, वहाँ शुगर बेल्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चीनी मिलों के आप जानते हैं, और कहा यही जाता है कि उन सब को कंट्रोल करता है पवार परिवार। और शरद पवार ने उस क्षेत्र में जितना पैसा लोगों को बनाने में मदद की है, वो कम ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक नेता की वजह से इतने लोग लाभ में रहे हों। उनके चाहने वाले और उनके दुश्मन दोनों बहुत है, लेकिन चाहने वाले हमेशा यकीनन ज़्यादा होते रहे, क्योंकि बारामती से वो खुद पहले चुनाव जीतते रहे और जब तक मित्रता थी अजीत पवार भी लगातार चुनाव जीतते रहे। बारामती से बाद में सुप्रिया सूले, शरद पवार की बेटी, चुनाव जीतती रहीं। और अब जबकि एक ऐसा क्षण आया कि अजीत पवार और शरद पवार में बारामती किसको चुनता है, तो इस लोकसभा चुनाव में वो भी तय हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी, को हरा दिया बारामती के लोगों ने, और सुप्रिया सूले को सुना, शरद पवार की बेटी को चुना। तो अब ऐसे में इशारा किस तरफ है? बारामती के लोग दरअसल 4 महीने पहले जो उन्होंने किया है, क्या वही करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अजीत पवार, जो कि अपनी पार्टी के मुखिया है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और कई बार जीत चुके बारामती से, अजीत दादा पवार सब उन्हें ऐसे बोलते हैं, वो अपने भतीजे से हार जाएंगे? क्या ऐसी स्थिति बनने जा रही है? लग यही रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ कि सोमवार को पर्चा दाखिल किया जाना था। चाचा गए अजीत पवार, वो पर्चा दाखिल कराए, बाहर निकले और फिर थोड़े भावुक होकर के भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, परिवार तोड़ रहे हैं शरद पवार। सोचिए, अजीत पवार कह रहे हैं कि परिवार तोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा किया, उस वक्त परिवार नहीं टूटा, लेकिन उन्होंने कहा परिवार तोड़ रहे हैं चाचा शरद पवार, हमारे भतीजे को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। परिवार बड़ी मुश्किलों से बनता है, पीढ़ियां लग जाती हैं बनाने में, और टूटता एक क्षण में है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए था। अरे ये उन्हें सोचना चाहिए था, क्या अजीत पवार साहब आपको नहीं सोचना चाहिए था? जब उप मुख्यमंत्री के पद के लिए आप याद कीजिए 2019 में भी सुबह 5 बजे शपथ लेते नजर आए थे, आपको याद होगा। 80 घंटे के भीतर सारे विधायकों को वापिस शरद पवार ने खींच लिया था। उस वक्त भी आपने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया था, उसके बाद फिर से धोखा दिया, दोबारा से फिर विधायकों को लेकर चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। एक उप मुख्यमंत्री पहले से थे वहां पर, देवेंद्र फडणवीस, आप दूसरे उप मुख्यमंत्री बन गए। तब जब 4 दफे शरद पवार ने आपको उसी राज्य में उप मुख्यमंत्री पहले भी बनवाया, तो फिर उप मुख्यमंत्री बनने क्यों चले गए? अपने चाचा को आपने धोखा दिया, परिवार तो आपने तोड़ा। तो यही सवाल अब बारामती की जनता कर रही है, कह रही है कि इस तरह के भाषण का क्या मतलब है? भावुक हो रहे हैं तो भावुक होने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा मेरे से गलती हुई, मैंने अपनी बहन के खिलाफ यानी कि सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, लेकिन अब गलती शरद पवार कर रहे हैं। तो जब आपने गलती की तो उसके बाद किसी और को भी तो हक हो जाता है ना गलती करने का, तो वो तो गलती करेगा। अब आप योगेंद्र पवार से चुनाव जीतिए, वो भावनात्मक रूप से किसी भी तरह से बारामती की जनता को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस सीट से 8 बार चुन करके गए हैं वहाँ कुछ हिल सा गया है, कुछ खिसक गया है, और बड़ी बारीक चाल से शरद पवार ने उन्हें हिला दिया है। योगेंद्र पवार लोगों के सामने आए, उनसे पूछा गया अपने ही चाचा के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ा हूँ, अपने दादा शरद पवार, उनके समर्थन से, उनके मार्गदर्शन में, और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है उन्हीं की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अजीत पवार के बारे में कहा गया कि पार्टी उन्होंने परिवार तोड़ी, ऐसा कहा अजीत पवार ने। बोला नहीं, परिवार उन्होंने नहीं तोड़ा। परिवार कैसे उन्होंने तोड़ा? जब सुप्रिया सूले के खिलाफ सुनेत्रा चाची खड़ी हो गई,
तो परिवार कैसे तोड़ा उन्होंने? उनसे पूछा कि अजीत पवार तो कहते हैं कि सारे बारामती वाले जानते हैं कि अजीत पवार ही जीतेंगे। इस पर योगेंद्र पवार बड़े मुखर होकर कहने लगे, ये उनको लगता होगा कि वो बारामती वाले जो हैं वो उन्हें वोट करेंगे, उन्हें जानते होंगे। बारामती वालों को क्या लगता है उन्हें कहाँ पता है। और थोड़ी देर में शरद पवार भी उनके समर्थन में प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। पर्चा तो उन्होंने भी दाखिल किया, योगेंद्र पवार ने, और साथ में शरद पवार और सुप्रिया सुले थीं। अब चूंकि भावनात्मक अपील कर दी गई थी अजीत पवार की तरफ से, तो जाहिर है कि जवाब तो आना था। तो जवाब शरद पवार ने मंगलवार को दिया। सोमवार को अटैक आया, मंगलवार को काउंटर अटैक। उन्होंने कहा कि जब आपने परिवार तोड़ा उस वक्त ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही थी। 57 सालों से जिस तरह से सिंचित किया हमने बारामती को, बारामती हमारे साथ रहा है, आपने उस वक्त नहीं सोचा क्या सत्ता के लिए परिवार तोड़ देंगे? ये बात शरद पवार की न केवल अजीत पवार तक पहुंची होगी बल्कि पूरे बारामती में, कि सत्ता के लिए परिवार तोड़ा। और देखिए पार्टी और परिवार जिस तरह से शरद पवार ने संभाला, बारामती को उन्होंने अपना परिवार बना लिया। और आज की तारीख में अजीत पवार जिस तरह से जल बिल मछली हो रहे हैं, तो कहानी उत्तर प्रदेश की भी याद आती है, कहानी बिहार की भी याद आती है। बिहार में एक चाचा एक भतीजे की लड़ाई हुई और मंत्री बन गए चाचा पारस, पशुपति पारस। रामविलास पासवान की मौत के बाद, उनके निधन के तुरंत के बाद ही शुरू हो गया सिलसिला। पार्टी टूट गई, तोड़ दी गई पार्टी, और केंद्र में अपने सांसदों को लेकर के चिराग पासवान को छोड़ करके मंत्री बन गए। लेकिन देखिए चिराग पासवान ने ज़मीन पर मेहनत करते हुए अपने आप को इस स्थिति में ला दिया कि अगली दफ़ा गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी को करना था तो उसने पशुपति पारस उनको पूछा भी नहीं। चाचा और भतीजे की लड़ाई में भतीजा जीत गया। वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव, मुलायम सिंह जाने के बाद ये गार्जियन। और यहां भी एक द्वंद्व हुआ, पासवान परिवार की तरह ही द्वंद्व हुआ। वहां पासवान परिवार में भतीजे ने साबित कर दिया और आज केंद्र में मंत्री है, और परिवार टूट गया, चाचा कहीं नहीं है। नीतीश बाबू ने बैठक बुलाई थी, इस बार तो चाचा को बुलाया भी नहीं, तो वहां तो चाचा हाई एंड ड्राई हो गए। लेकिन देखिए परिवार नहीं तोड़ा। आखिरकार तमाम प्रलोभन के बावजूद शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ बने रहे, अपनी पार्टी बनाई, वापस आ गए। और आज देखिए कि बेटे भी सांसद हैं और पार्टी में अच्छी जगह है। और अखिलेश यादव के स्टारडम, उनकी पॉपुलैरिटी जाहिर है वो तभी पूरी होती है जब परिवार साथ में है, और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव उनके साथ हैं। परिवार के टूटने और तोड़े जाने से नुकसान उसको होता है जो कमज़ोर होता है, और ऐसे में सबों को जोड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में ही नहीं, अमूमन सबों की ज़िंदगी में भी ये कानून लागू होता है। जो लोग अपने स्वार्थों के लिए अपने आप को परिवार से अलग करते हैं, उनको समाज भी छोड़ता है। बारामती में क्या होने जा रहा है? लोगों को लगता है कि योगेंद्र पवार को हराना इस बार अजीत पवार के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। अजीत पवार बारामती में एक विलन की तरह हो गए हैं, जो हीरो हुआ करते थे। उस वक्त जब उन्होंने चाचा के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार दिया था, उसी दिन तय हो गया था कि वो हार जाएंगे चुनाव, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ नहीं है, और वही हुआ भी। और देखिए आज की तारीख में अब फिर से उनको अपने चुनाव लड़ना है। वो भागना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इस बार चुनाव कहीं और से लड़ जाएं, अपने बेटे को उतार देना चाह रहे थे। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, आपको ही लड़ना है, वरना हम हार जाएंगे बारामती, और उन्हें बारामती आना पड़ा। और देखिए कि ऐसे में आना पड़ा है जब थोड़ी ही दिन पहले उसी जगह से उनकी पत्नी हारी है लोकसभा चुनाव। और
अपने साथ चुनावी तौर पर बहुत जीत लेकर के बटोरने में सक्सेसफुल हो अजीत पवार, अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। बेटा 2019 में पार्थ पवार, उनका लड़ा था मावल सीट से, वो भी चुनाव हार गया था। 2024 में पत्नी लड़ी, वो भी हार गई। और ऐसे में अब देखना यह है कि खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जबकि शरद पवार उनका विरोध कर रहे हैं। और होता क्या है, आपको क्या लगता है, क्या होगा बाराबती में? अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।